नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह की। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन विद एमसीक्यूज, राइट। तो दोस्तों हमने कल इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया है। आप नहीं देखा हो अगर आप लोगों ने, तो प्लीज जाकर आप लोग प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आपको ऐसे कोई कंसेप्चुअल और जब भी आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं डालूं, यहाँ पर सबसे पहले लिंक और पीडीएफ मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सभी वीडियोस की लिंक और सबसे पहले उसकी पीडीएफ वहीं पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिस ना करें, राइट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों, पार्ट 2 लेकर आ गए हैं हम इन्फ्लेशन का, इसके कंसेप्ट का, और इसी के साथ हम इसके रिलेटेड कंसेप्ट पर एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि आगे जो अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस का एग्जाम आ रहा है, एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों, जो 6 सितंबर को, जिसका ऑनलाइन पीडीएफ यहाँ पर रिलीज किया गया था बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर सारी डिटेल में वीडियोस आप लोग को आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो प्लीज देख लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले पूरा वीडियो एक बार गो थ्रू करिएगा, ताकि आपके फॉर्म भरते टाइम कोई भी असुविधा ना हो, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं आगे, इस वीडियो को बढ़ाते हैं और कुछ कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिएगा, जहां पर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज हैं हमारे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही, सारे सबके बारे में डिटेल मिल जाएगी। आप वहां पर इजीली अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, रजिस्टर भी करवा सकते हैं, ठीक है। अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है, चाहे डब्ल्यूबीसीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, सबके लिए हमारे कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। इवन दोस्तों सबके क्रैश कोर्स भी यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे बहुत जल्द। उन सभी की डिटेल आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000+ ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑफिशियल ऐप आपको मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना लीजिए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक, जहाँ पर हम दोस्तों आगे और बात करेंगे कुछ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और कुछ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था, अगर आप लोग देखो तो मैंने आपको यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ाया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। और एक मैंने आप लोग को पढ़ाया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों यहाँ पर आपको पढ़ाया था कल, जिसको मैंने आप लोग को इलेबोरेटली समझाया भी था एग्जाम्पल्स के थ्रू। किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिमांड पुल की, तो दोस्तों ऐसा इन्फ्लेशन जो डिमांड को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन उसके साथ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और वही अगर मैं बात करूं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कुछ इस प्रकार का इन्फ्लेशन है, जहां पर कॉस्ट क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है किसको? इन्फ्लेशन को। जहां पर मैंने आपको मैगी का एग्जाम्पल दिया था, और यहाँ पर कॉस्ट पुश पर मैंने आपको एक पेन का एग्जाम्पल दिया था दोस्तों, कि किसी फैक्ट्री में अगर पेन बन रहा है तो उसमें क्या चीजें आप लोगों को लगेगी, और उस हिसाब से किस तरह से लेबर जो है वो स्ट्राइक पे चला जाता है, और फिर उससे एमआरपी पर क्या आ जाता है दोस्तों, इफेक्ट आ जाता है। तो अगर आप इस पूरी चीज को समझना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार आप लोग इसका पार्ट 1 देख लीजिए, और उसके बाद इसका पार्ट 2 पर चलिएगा, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लिया, उन्हें पता है, तो उनके लिए रिवाइज हो जाएगा। लेकिन कोई नए बच्चे अगर यहाँ पर जो पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल बेस से दोस्तों हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं, आज हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर आ जाता है आप लोगों के लिए जैसे कोर इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और काफी बार इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसको भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे, लेकिन ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। देखिए कोर इन्फ्लेशन बेसिकली 8 कोर सेक्टर को पकड़कर चलते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में 8 कोर सेक्टर है। कौन कौन से हैं देखिए, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे कोल है, ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है,
अगर मैं और बात करूँ, यहाँ पर नंबर 4 पर आ जाता है अपना स्टील आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाता है सीमेंट। 6th अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है फर्टिलाइजर्स। और अगर मैं आगे बात करूँ, यहाँ पर 7 नंबर पर आ जाता है हमारे पास नेचुरल गैस। और 8 नंबर पर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दोस्तों रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये 8 दोस्तों क्या है, हमारे कोर सेक्टर्स हैं इंडिया में। कोर इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है जब किसी एक सेक्टर के ऊपर क्या आता है दोस्तों, इन्फ्लेशन आता है, तो उस सेक्टर का अफेक्ट, ठीक है, या उस सेक्टर का अफेक्ट या फिर इफेक्ट दोस्तों किस पर पड़ता है, दूसरे सेक्टर पर भी पड़ता है। इसे हम कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अगर माना जाता है इंडिया में ये 8 सेक्टर पर कभी भी इन्फ्लेशन आता है, इंडिया में अगर इन 8 सेक्टर के ऊपर इन्फ्लेशन आएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है, जो इसका दोस्तों इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इसका बेसिकली आउटकम निकलेगा, वो आपके दूसरे अदर सेक्टर्स पर भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल से हम जल्दी इसको समझेंगे। देखिए, जैसे सपोज करिए क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल में क्या आता है, क्रूड ऑयल में आता है पेट्रोल और डीजल, ठीक है। अगर मान लीजिए पेट्रोल में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल अगर बढ़ रहा है, तो हर सेक्टर बढ़ेगा। वेजिटेबल सेक्टर बढ़ेगा, फ्लावर सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, क्लोथिंग सेक्टर बढ़ेगा, शूज सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, हर सेक्टर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल मतलब क्या आ जाता है, पेट्रोल मतलब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन से हमारी अधिकतर चीजें क्या होती है दोस्तों, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करती है। तो अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो जो एक्चुअल फाइनल कॉस्ट होगा वो भी तो बढ़ेगा। आई बात समझे? आज आप जो सब्जियां खरीदने जाते हो, आज आप जो, समझना मेरी बात को, जब आप सब्जी खरीदने जाते हो सब्जी मार्केट में, तो वहां पर सब्जियां महंगी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जहां से वो आ रही हैं, 1 पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जहां पर वो आ रही है, उसमें जो पेट्रोल खर्चा हुआ है वो महंगा है। तो एंड ऑफ द डे दोस्तों, उसका इम्पैक्ट तो जब कोई कंज्यूमर उस वेजिटेबल को कंज्यूम कर रहा है, खरीद रहा है, तभी तो इम्पैक्ट आएगा। आई बात समझ में? डायरेक्टली अगर खेतों से तुम्हारी सब्जी आ जाती, मान लो ये खेत और यही तुम्हारा घर, तो कहाँ वो महंगा होता? वो तो होता ही नहीं महंगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये चीज है। अब जैसे मानो एग्जाम्पल, सीमेंट महंगा हुआ, सीमेंट महंगा होगा, जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो रही है और उसके बाद जो बिल्डिंग रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, अलॉटमेंट होगा फ्लैट्स का, वो महंगे होंगे। वो क्या होंगे? महंगे होंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा सेक्टर है जिसका इफेक्ट आपका दूसरे सेक्टर पर पड़ता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की, गौर से सुनना, फर्टिलाइजर्स की बात करूं, तो फर्टिलाइजर्स अगर महंगे होंगे, तो खाद अगर महंगा होगा, तो उपजाऊ भी तो महंगा होगा, जो उपज हो रही है वो भी तो महंगी होगी। आई बात समझ? जैसे मानो कोल, कोल महंगा हो रहा है, तो कोल से चलने वाला हर प्रोडक्ट क्या होगा? महंगा होगा, उसकी टिकट्स महंगी होंगी। स्टील महंगा हुआ तो हर चीज महंगी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई तो इलेक्ट्रिसिटी से दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे महंगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल बात यह है कि जब इंडिया में इन 8 कोर सेक्टर में से किसी भी एक सेक्टर के ऊपर, इन 8 कोर सेक्टर में से किसी भी एक सेक्टर के ऊपर क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है मैम, वो अदर सेक्टर्स पर आएगा। जी हाँ, इसी को ही बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। इसी को ही क्या बोला जाता है? कोर इन्फ्लेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज का जो पहला पॉइंट हमने जाना, वो जाना कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है आप लोगों के पास दूसरा, और इस पर काफी क्वेश्चन भी आते हैं, स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? कोई कोई बच्चे तो बहुत घबराते हैं इस वर्ड से कि मैम ये क्या है भला स्क्यूफ्लेशन। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे आपने कोर इन्फ्लेशन पढ़ा था ना, इसी का ठीक उल्टा होता है स्क्यूफ्लेशन। जब किसी एक सेक्टर पर क्या आता है दोस्तों, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे सेक्टर पर जब नहीं पड़ता, तब हम क्या बोलते हैं कि वो स्क्यूफ्लेशन है, ठीक है। आगे बात समझ में? जैसे सपोज करो शूज महंगे हो गए, शूज महंगे हो गए, तो क्या इससे वेजिटेबल्स महंगी हो रही है? नहीं। क्या इससे आपका अदर, जैसे आप क्लोथ्स पहन रहे हो वो महंगे हो रहे हैं? नहीं। क्या आप अगर मान लो कि सैंडल्स पहन रहे हो वो महंगे हो रहे हैं? नहीं। क्या आप साइडर्स पहन रहे हो वो महंगे हो रहे हैं? नहीं। क्या आप बेल्ट पहन रहे हो महंगे हो रहे हैं? नहीं, ठीक है। क्या आप जो ऑयल यूज कर रहे हो वेजिटेबल ऑयल, वो महंगा हो रहा है? नहीं, ठीक है। जहाँ आप कहीं मान लो कि घूमने जा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो, तो वो महंगा हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा सेक्टर
ऐसा कोई सेक्टर जिसमें क्या हो रहा है, शूज महंगा हो रहा है, या फिर कोई एक सेक्टर जो महंगा हो रहा है उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पर जब नहीं पड़ता, जब उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे सेक्टर पर नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर कोई एक सेक्टर बढ़ रहा है, मानो शूज का सेक्टर बढ़ रहा है, तो आपको पता चला कि बेल्ट का जो सेक्टर है उसमें क्या आ रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है। डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक उल्टा ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई और मंदी, तो डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी। आ गई बात समझ में? तो ये होता है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन इसका सिंपल है, उल्टा कर लो कोर इन्फ्लेशन का। कोर इन्फ्लेशन में जहां पर इम्पैक्ट दूसरे अदर सेक्टर्स में पड़ता है, वैसे ही स्क्यूफ्लेशन में दोस्तों एक सेक्टर का इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर करेंगे कि और हमें यहाँ पर क्या जानना है कंसेप्ट में इन्फ्लेशन के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकाला जाता है दोस्तों। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इस पर तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर निकाला जाता है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, करंट ईयर प्राइजेस माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल मैंने तुम लोग के लिए यहाँ पर रेडी किया। जैसे मान लो बेस ईयर हमने लिया 2000, बेस ईयर हमने लिया 2000। ठीक है, करंट ईयर हमने लिया मान लो 2022 करंट ईयर। ठीक है, उसमें पेट्रोल का प्राइस जो है 2000 में, 2000 में जो पेट्रोल का प्राइस है वो ₹50 पर लीटर, और 2022 में एग्जाम्पल लेंगे, सपोज करेंगे उसका है ₹70। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, करंट ईयर प्राइस मतलब ₹70 माइनस ₹50 डिवाइड बाय ₹50 इंटू 100। कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आई गेस 40%। ठीक है, क्योंकि इंटू 100 हो रहा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40%। तो मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो आया है किसके सेक्टर में, पेट्रोल के सेक्टर में। किसके सेक्टर में, पेट्रोल के सेक्टर में, वो हो गया है कितना, 40%। मतलब 2000 की बात करूं, ईयर 2000 की बात करूं और 2022 की बात करूं, इन दोनों में जो चेंज ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखा गया है वो कितना देखा गया है, 40%। तो ऐसे आप किसी भी सेक्टर का, ठीक है, बेस ईयर से लेकर करंट ईयर पर क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकाल सकते हो बहुत इजीली। आ गई बात समझ में? तो अब आपके लिए क्या हो गया, इजी हो गया। तो अब अगर आपको कोई बोलता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालो, तो आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, ये आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर जिसके और आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। देखिए 3 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। एक होता है लो इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जिसका इन्फ्लेशन रेट रहता है 0 से लेकर 9% तक का, सिंगल डिजिट, और ये चेंज होता है एनुअली बेसिस पर। ठीक है, दूसरा आता है पॉइंट आप लोगों का क्रीपिंग का, वॉकिंग का। ठीक है, क्रीपिंग, वॉकिंग, ये आपको ध्यान रखना है। और आता है आप लोगों का क्या, रनिंग और रनवे। ये सब नामों से आपके एग्जाम्पल में आया है इन्फ्लेशन। इसमें जो चेंज होता है वो होता है 2 to 3 डिजिट चेंज एनुअली। जैसे मान लो 11% हो गया, 111% हो गया, ऐसे। तीसरा लास्ट आता है हाइपर इन्फ्लेशन। अगर कोई भी देश हाइपर इन्फ्लेशन में आ जाता है मतलब वो बर्बाद हो चुका है। इसमें चेंज होता है 2 to 3 डिजिट का, लेकिन डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जब लो इन्फ्लेशन है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, जब लो इन्फ्लेशन है या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन है, इसमें सिर्फ सिंगल डिजिट का चेंज हो रहा है। किसका, सिंगल डिजिट का, वो भी कब, एनुअली बेसिस पर। जैसे हमारे इंडिया में
चीजें एनुअली बेसिस पर चेंज होती है और सिंगल डिजिट में यहाँ पर क्या रहता है, इन्फ्लेशन रहता है, तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, देखो इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा ना, चलो इसके में मैं तो एक बताऊं, एक बात मुझे याद आ गई अभी बीच में, तो इस पर भी हम डिस्कशन लेंगे, पहले ये समझेंगे। सेकंड आता है क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, रन अवे। इसमें 2 to 3 डिजिट का चेंज होता है लेकिन एनुअली बेसिस पर। और हाइपर इन्फ्लेशन में भी 2 to 3 डिजिट का चेंज होता है लेकिन डेली बेसिस पर। तो ये तो बहुत ही क्या है, खतरनाक सिचुएशन है बहुत ही, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर इसे कोई भी देश क्या करता है, अनुभव कर रहा है, तो वो बहुत ही बेकार कंडीशन में जा चुका है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पर क्या रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर तीन ये सिचुएशंस रहती है जिसमें हर कंट्री क्या करता है, डील करता है। किसी की कंट्री में सिंगल डिजिट चेंज है, किसी कंट्री में डबल डिजिट चेंज है एनुअली बेसिस पर, और किसी कंट्री में अगर अभी तक तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है, अगर कोई होता है तो वो बर्बाद ही है फिर तो। ठीक है, तो ऐसी चीज। अब यहाँ पर दोस्तों एक कहावत है, मुझे याद आ गई, चलो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूं। इन्फ्लेशन एक कहावत है दोस्तों, बहुत मशहूर कहावत है। इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। ठीक है, इन्फ्लेशन इज अ नेसेसरी इविल। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताओ कि इसका मतलब क्या है। पहले तो मैम आप बोल रहे हो ये जरूरतमंद भी है, नेसेसरी भी है, और ऊपर से आप इसको क्या कर रहे हो, खराब भी बोल रहे हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है। देखो इन्फ्लेशन नेसेसरी है, ठीक है, एक बात मेरी गौर से समझना, इन्फ्लेशन नेसेसरी है क्यों, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है ग्रोथ, डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब वो कंट्री ग्रोथ नहीं कर रही। और अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, एक टाइम पर बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये क्या हो जाती है, एविल की सिचुएशन भी ले सकती है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल फिर वहां पर क्या हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इसे नेसेसरी भी बोला जाता है और इसे इविल भी बोला जाता है। नेसेसरी इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये बहुत ज्यादा हो गई तो फिर ये क्या है, सिचुएशन सर्वाइवल की रहेगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है उसे हम नेसेसरी इविल बोलते हैं। आ गई बात समझ में आप लोग को। तो अगर आपको अब से कोई ये सिचुएशन पूछेगा ना कि इन्फ्लेशन नेसेसरी इविल क्यों है, तो आप ये समझा देना उसको। ठीक है, दूसरी बात, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ठीक है, बैंक हमें सेविंग्स पर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। और बैंक जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों, वो नेगेटिव इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव इंटरेस्ट। कैसे मैम, हमें आप प्रूफ करिए कैसे नेगेटिव इंटरेस्ट दे रहा है। देखिए सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है, मान लीजिए 3%। ठीक है, एग्जाम्पल ये 3%, 3 से 4% से ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, और हमारा इन्फ्लेशन आज की डेट में कितना है, हमारा इन्फ्लेशन आज की डेट में 6%, एक सपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं 100 रुपए जमा कराऊं तो अगले साल मुझे बैंक कितने रुपए दे रहा है, 103 रुपए दे रहा है सेविंग रेट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन कितना है, 106 रुपए का। तो अगर कोई बाजार में चीज 106 रुपए में बिक रही है, तो क्या तुम इसे 103 रुपए में खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। इसीलिए दोस्तों बैंक में सेविंग्स अकाउंट के रूप में पैसा रखाना क्या है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप उसे क्या करिए, इन्वेस्ट करिए। ठीक है, कहाँ पर इन्वेस्ट करें मैम, हम म्यूचुअल फंड से। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए उसे कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट में। आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए SIPs में। ठीक है, बहुत सारी जगह जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज, तो यहाँ पर एक छोटा सा फंडा मैंने तुम्हें बता दिया, जिसके लिए तुमसे तुम्हारा चार्टेड अकाउंट क्या करता है, पैसे हिटता है, पैसे लेता है वो तुम्हें ये सब चीज बताने के लिए कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा क्यों मत रखो या कहाँ पर इन्वेस्ट करो। आई बात समझ में, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब आप लोग कभी भी आपके पास जब पैसा आ जाए ना, तो उसको सेविंग्स अकाउंट के रूप में मत रखना, उसको कहीं पर इन्वेस्ट करना। आई बात समझ में। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें, लेकिन उसे हम यहाँ पर इस सेशन में अगर ले लिए ना, तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इससे रिलेटेड और बात यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर दो बड़ी बात मैंने आप लोग को बता दी कि इन्फ्लेशन को नेसेसरी एवल क्यों बोलते हैं, और बैंक जो हमें सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट देता है वो एक नेगेटिव इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ आपके इंपॉर्टेंट MCQs की, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में किया था, पार्ट 1 में किया था, उसी तरीके से पार्ट 2 में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ यहाँ पर बात करेंगे MCQs को लेकर। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द न्यू प्राइस इंडेक्स दैट वुड मेजर द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है न्यू प्राइस इंडेक्स यहाँ पर क्या निकाला गया है जिससे इन्फ्लेशन मार्क होगा, मतलब बेस प्राइस यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2011-12, राइट। तो ये आप लोग को यहाँ पर क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू। स्टैगफ्लेशन दोस्तों क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है हाई इन्फ्लेशन इन पीरियड्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, high deflation in periods of high unemployment, deflation in periods of stagnant employment,
high inflation in periods of high unemployment, or none of these? The correct option over here will be high inflation in the periods of high unemployment. ठीक है, जब लोग क्या है, बेरोजगार हैं, ठीक है, जब लोग क्या है, बेरोजगार हैं और उस टाइम पर महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, उसे हम बोलते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन इन द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और उसी टाइम क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा महंगाई है, उसे हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इसको आप कर लीजिए इंपॉर्टेंट मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the prices, if the price rises by not more than 2% per annum, what type of inflation it is? Walking, running, creeping, galloping, none of these. The correct option will be creeping. The correct option will be creeping, right? तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वो डबल डिजिट में नहीं बढ़ रहा, वो सिंगल डिजिट में बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका क्रीपिंग, राइट? तो ये आप क्या करोगे, इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आते हैं। If the price rises by more than 20% but less than 1000% per annum, the type of inflation is galloping inflation. Galloping inflation, right? तो यहाँ पर ये मार्क कर लेना। हालांकि अब जो पैटर्न आ रहा है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं बना रहा है, वो आपके कंटेंट में से क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का क्या है यहाँ पर बेस ईयर, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना 11-12 उसका भी सेम है। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैंने कल बताया आप लोग को। करेक्ट हो जाएगा इसमें क्या, पहले पढ़ते हैं हम। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज अननेसेसरली, नन ऑफ दीज। तो ये तो होगा नहीं, इंक्रीज मनी सप्लाई होगा नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज ऐसा कोई बात ही नहीं है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज अननेसेसरली ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स जो कंज्यूमर को लास्ट में पे करना पड़ता है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? Increase in administrative prices, decrease in the rate of inflation, a general decline in prices, increase in demand। तो यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों आपका कि जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसे इन्फ्लेशन है वैसे डिसइन्फ्लेशन है, उसका उल्टा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट, रमेश स्पेंड सम रुपीज ऑन फ्लोर, राइस, ट्यूशन फीस एक्सेट्रा, देन विच इंडेक्स विल बी टू कैलकुलेट, राइट? रमेश इज अ कंज्यूमर, देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स गुड्स ओनली, सर्विसेज ओनली, नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। अरे भैया, सीपीआई है, इन्फ्लेशन बोलता है गुड्स और सर्विसेज दोनों के भाव बढ़ेंगे, तो सीपीआई कैलकुलेट करता है, तो इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही तो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सिंपल आंसर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का जब डेफिनेशन मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसमें क्या लिखा हुआ था, अ सर्टेन राइज इन द प्राइसेस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आई ना, आई ना बात समझ में? तो जब सीपीआई एक इंडेक्स है जो कि क्या करता है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है, तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आएंगे ना उसके साथ, तो ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। नेक्स्ट, व्हेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डेटा वाज रिलीज्ड, अच्छा कब यहाँ पर सीपीआई डेटा रिलीज होता है, मतलब आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना एवरी मंथ पर आता है, हर मंथ सीपीआई इंडेक्स देकर आता है अपना। ठीक है, करेंटली हाउ मेनी गुड्स आर कवर्ड इन डब्ल्यूपीआई? ऑप्शन विल बी 697। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में 697 आइटम्स को दोस्तों क्या लेते हैं, हम लोग काउंट करते हैं इसका इंडेक्स निकालने के लिए, राइट? तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। आई गेस दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया? करेक्ट ऑप्शन विल बी सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। दोस्तों गवर्नमेंट सबसे ज्यादा तवज्जो इसी को ही देती है, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन को यहाँ पर सबसे ज्यादा हेडलाइन इन्फ्लेशन माना जाता है इंडिया में। और इंडिया के लिए सबसे बेस्ट कौन सा इन्फ्लेशन है ये भी पढ़ेंगे। आइडियल कौन सा है इन्फ्लेशन यहाँ पर आपको बताना है, ट्रॉटिंग है। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन जो है ना वो सबसे आइडियल है यहाँ पर, किसके लिए, इंडिया के लिए। इंडिया के लिए सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन क्या है, बिल्कुल बढ़िया है, जो 0 से 9 के बीच में होता है। अगर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो ये था हमारा पूरा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एमसीक्यूज के साथ एक वीडियो जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जिसको भी इन्फ्लेशन नहीं समझ में आया या फिर पहले नहीं समझ में आया, पहले अटेंड नहीं किया, तो दोस्तों आप लोग ये वीडियोस को देखकर इसका पूरा कंसेप्ट क्या कर सकते हो,
समझ सकते हो। दूसरा, आप लोग कंसेप्ट के साथ इसके एमसीक्यूज को दोस्तों देख सकते हो कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो कि प्रिपरेशंस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और जो कि आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उनके लिए वो तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमारी ये सीरीज जो है वो अब एग्जाम तक चलती रहेगी इसी तरीके से। कभी हम करंट अफेयर्स के ऊपर सीरीज लेकर आएंगे, और कभी यहाँ पर उसी के साथ साथ अब कंटेंट की भी सीरीज लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोनों की सीरीज टिल योर एग्जाम्स रेगुलरली आपको एक वीडियो मिलेगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी की लिंक और पीडीएफ आपको वहीं पर ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट और दूसरे करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस